हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स एंड उसकी कुछ थ्योरम्स। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एम क्रॉस एन साइज का, वेयर एम नॉट इक्वल टू एन। वी कैन टेक एम इज इक्वल टू एन, देन द केस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वी कैन टेक, एंड इन दिस वी कैन टेक आल्सो एम इज इक्वल टू एन। So simple. But if we take m not equal to n, and simply for general we let m less than n. If we solve this equation ax is equal to 0, here the solution space of this equation is x1 x2 xn. Okay. This is solution of this. पहले वीडियो में हमने किया, यदि ये m इज इक्वल टू n है और a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका जो सोल्यूशन स्पेस आएगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन इसका आएगा और ये जीरो के इक्वल आएगा। x1 x2 xn सभी जीरो आएंगे। अब हम देखते हैं, यदि a कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है जहाँ m छोटा है n से, मान लीजिए 3 रोज हैं, फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है एंड 4 कॉलम्स हैं हमारे पास। इसका हमको सोल्यूशन यदि फाइंड करना पड़े, सोल्यूशन स्पेस इसका जो होगा, इसका सोल्यूशन स्पेस हमारे पास कोई भी आए, उसके लिए हम यहाँ पर बेसिस और उसके डायमेंशन फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाएंगे। उस एक्लोन फॉर्म में जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, नॉन जीरो रोज का नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मान लिया वो हमारे पास आर हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अननोन क्या है, n है, और एंड टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास m है। हमने मान लिया रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज r है हमारे पास। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, यदि नंबर ऑफ नॉन जीरो r हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो लीडिंग एंट्री भी r ही आएंगी। फॉर यदि हम ये केस लें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो रो क्या है, 2। यदि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन x से करते हैं, x2 x3 x4 से इसकी मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो ओनली ऑन 2 वेरिएबल्स में ही मिलेगी। 2 वेरिएबल्स में मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हैं और लीडिंग एंट्री हमारे पास 2 है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या प्रेजेंट करेगी, x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी अननोन आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, बट यहाँ पर 0 भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट x1 इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 0, ये तो इसमें आएगा ही आएगा, प्लस में x2 आए या कुछ और आए वो हम नहीं कह सकते। और सेकंड में हमारे पास x3 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 ये आएगा। और यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर कुछ भी आ सकता है क्योंकि इसकी लीडिंग एंट्री ये है, ये हमारे पास कवर अप हो चुकी। और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उतनी ही लीडिंग एंट्रीज होंगी। उतनी ही लीडिंग एंट्री होने के बावजूद हमारे पास उतने वेरिएबल पे कंसंट्रेट मतलब कोई इक्वेशन तो ज़रूर मिलेगी। अब बचे कौन से, यदि हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ इसको देखें कि हमारे पास रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म यदि यही बनती है तो हमारे पास x1 0 आता है और x3 0 आता है। हमारे पास फ्री वेरिएबल बचते हैं x2 एंड x4। देन इसके सोल्यूशन स्पेस को हम जनरेट करेंगे इन फ्री वेरिएबल्स को, इनके जनरेशन से। फ्री वेरिएबल्स को कैसे, हम इनको बेसिस के रूप में फ्री वेरिएबल्स को हम लेंगे, x2 को 1 एंड x4 को 0, और फिर दूसरी बार x2 को x2 को 0 एंड x4 को 1। इससे हम जनरेट करेंगे हमारा पूरा नंबर ऑफ बेस, जो बेसिस होगी वो फ्री वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करके ही जनरेट होंगी। ओके। अब जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे उतनी ही हम अलग अलग बेसिस जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 फ्री वेरिएबल हैं तो हम 2 बेसिस दे करके सेकेंड डायमेंशन वाली 1 0 और 0 1 इनको हमने इसको एक बेसिस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही यदि हमारे पास m क्रॉस n में, यदि हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स में, किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स में मान लीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है, r हैं, और नंबर ऑफ अननोन क्या है, वो n है। देखिए, यदि हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो r आएंगी रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में, ये रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म की बात हम कर रहे हैं,
नंबर ऑफ नॉन जीरो हमारे पास आर आएंगी और अननोन हमारे पास एन आएंगे, तो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने बचेंगे, एन माइनस आर। ये हमारे पास फ्री वेरिएबल बचे, इनको हम वैल्यू असाइन करके हमारे सॉल्यूशन स्पेस को, पूरे सॉल्यूशन स्पेस को जनरेट करते हैं इनकी वैल्यूज़ को असाइन करके, और इनकी वैल्यूज़ को हम स्टैंडर्ड बेसिस में ही असाइन करेंगे, तो हमारे लिए ईजिली हम बेसिस प्रिपेयर एक कर सकते हैं उनके लिए, जो बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा और जो पूरे सॉल्यूशन स्पेस को स्पैन कर देगा। तो हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्या आया इसका, इफ़ ax is equal to 0 and A is m cross n matrix, if we have number of non-zero row is equal to r in row reduced echelon form, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ रहे हैं, देन डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इज इक्वल टू एन माइनस आर। ये हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन होगा। एंड देखिए यदि हम यहाँ पर m इज इक्वल टू एन ले लेते हैं और इसको मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल ले लेते हैं, ये इन्वर्टिबल भी अगर हो जाए हमारे पास, देन देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरोज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरोज तो हमारे पास r इज इक्वल टू एन आएंगी, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, रो इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो उतनी ही होती हैं, मतलब जितनी होती हैं उसमें जितनी रोज होती हैं वो सभी नॉन जीरो ही होती हैं। तो r इज इक्वल टू एन आ जाएगा और उसका सोल्यूशन स्पेस में हमारे पास डायमेंशन जीरो आएगा और उसका सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जो कि जीरो सोल्यूशन होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस की। स्पेस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, देखिए स्पेस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमारा है एफ एक्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर, ऐसे करके सी एन एक्स एन, ये हमारे पास एन डिग्री का पोलिनोमियल है, और यदि हम इसको इन्फिनिटी पे लें तो ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मान लीजिए एफ के एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर के है, एफ नॉट इज इक्वल टू वन, एफ वन इज इक्वल टू एक्स, एफ टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास एफ वन एफ टू आते जाएंगे। अब कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है उसको हम इन एफ नॉट एफ वन एफ टू से जनरेट कर सकते हैं, तो ये सेट स्पैन तो करेगा वी को, वी जो वेक्टर स्पेस माना था हमने उसको ये स्पैन तो करेगा, जो एफ नॉट एफ वन एफ टू ये जो हमारे पास सेट आएगा इसको जनरेट करेगा। बट हम देखते हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्या ये इसकी बेसिस बनाएगा, ये इसकी बेसिस जरूर बनाएगा और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम देखिए इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, एफ नोट क्या था हमारे पास वन प्लस एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स स्क्वेयर प्लस ऐसे ऐसे करके हमारे पास ये, हम फाइनाइटली के लिए एक बार लेते हैं सी एन एक्स एन, ये हमने लिया। यदि हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर, इफ वी टेक द वैल्यू ऑन फील्ड आर, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर दिस सेटिस्फाइज इज इक्वल टू जीरो। यदि ऐसा हमारे पास होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट सी वन इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की हम अलग अलग वैल्यूज लेके, मान लीजिए एक्स की वैल्यू जीरो लेकर के हमारे पास सी वन जीरो आ जाएगा, सी वन जीरो आ गया, फिर हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स की कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज या जीरो वैल्यूज लेके हमारे पास सी टू जीरो आएगा, फिर सी थ्री, ऐसे ऐसे करके सभी हमारे पास जीरो आएंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी, these are linearly independent if this is equal to 0 if and only if all c1 c2 cn are 0। यदि ये जीरो हो गए देन x1 हमारा f नोट f1 एंड fn ये सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये फॉर ईच n के लिए होंगे, ईच n के लिए, फॉर ईच n बिलोंग टू n। देन ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ f1 f2 fn अगर लेते हैं तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और ये इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इनफाइनाइट ये जनरेट करेगा। वैसे भी हम जब कोई भी पोलिनोमियल किसी भी डिग्री तक का, किसी भी फिक्स डिग्री तक का हम जनरेट करेंगे तो उसको जनरेट करने के लिए हमें यही चाहिए होंगे एफ नॉट इज इक्वल टू वन एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स एन तक, इन्हीं से हम उसको जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम देखिए क्या कहती है, मान लीजिए वी हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ, ओके, और वी को जनरेट करने वाले एलिमेंट्स हैं वी इज जनरेटेड बाय बीटा वन बीटा टू बीटा एम,
ये मान लीजिए हमारे पास वी को जनरेट करते हैं। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी का इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया। एंड कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज फाइनाइट। अब वेक्टर इसने बोला है कि वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हम अगर लें, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बिलोंग टू कंटेन्स इन V has no more than has less than m एलिमेंट्स। मतलब यदि m से ज़्यादा एलिमेंट हम उसमें अगर लेते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा वो सेट। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट में m एलिमेंट ही आ सकते हैं, ऐसा यहाँ इस थ्योरम में बोला है। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम प्रूव करेंगे। मान लीजिए इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेट है एस जिसमें एलिमेंट है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n एंड n ग्रेटर देन m। ओके, थ्योरम क्या कहती है कि यदि n ग्रेटर देन m है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगी। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए अल्फ़ा 1 को हम पिकअप कर लेते हैं और अल्फ़ा 1 जो है ये पूरा सेट यदि S कंटेन करता है V में, ये भी है S V में कंटेन करता है और ये n एलिमेंट्स के साथ है। यदि ये V में कंटेन करता है तो कोई भी एलिमेंट इसका वो बीटा 1, बीटा 2, बीटा m के द्वारा जनरेटेड होगा। देखिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास अल्फ़ा j कोई भी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा j को? लीनियर कम्बिनेशन विद बीटा m। वी राइट दिस अल्फ़ा I इज इक्वल टू 1 to m ए आई जे बीटा आई। ये मान लीजिए हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? a1j बीटा 1 प्लस a2j बीटा 2, ऐसे ऐसे करके ये m तक जाएगा amj बीटा j इंटू में बीटा j इसके, ये होगा हमारे पास। ये इसको हम मैट्रिक्स के हिसाब से प्रूव करेंगे, तो भी हम मैट्रिक्स एलिमेंट्स की तरह यहाँ लेकर के चल रहे हैं। ये हमारे पास आया अल्फ़ा j। इसी तरह यदि हम अल्फ़ा 1 अगर देखें, जे की वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या आएगा? a11 बीटा 1 प्लस a21 बीटा 2 प्लस a2m बीटा m। और इसी तरह यदि हम अल्फ़ा n निकालेंगे, हमने इस सेट को अल्फ़ा n एलिमेंट्स के साथ लिया है, an1 बीटा 1, a2 an सॉरी यहाँ पे कैसे करेंगे? ए आई जे, इसको 1 लेंगे। ओके, इसको हम लेंगे a1n बीटा 1, a2n बीटा 2 और ऐसे ऐसे करके amn बीटा m। ओके, अब यहाँ पर देखिए यदि हम अल्फ़ा 1 को x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसकी xn के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें, x1 xn, यहाँ पर हम देख पाएंगे यदि इन सब को x से मल्टीप्लिकेशन करने पर हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास आएगा क्या? अल्फ़ा 1 x1, इसी तरह अल्फ़ा n xn इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ये। हम देखिए ये जो है इनको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 1 1 1 n, इनको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की तरह हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बीटा 1 बीटा m, ये हमारा हुआ 1 क्रॉस m एंड इनटू में इसके लिखेंगे a11 a12 a1n am1 am2 amn, ये हमारे पास आया। और इसके इनटू में लिखेंगे हम x1 x2 xn तक, यहाँ इसको लिखेंगे xn। इस फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे पूरे को। देखिए बीटा 1 की इनके साथ करेंगे, बीटा 1 किस किस के साथ जा रहा है? a11 के साथ, और a12 a1n के साथ, बीटा 2 इनके साथ जा रहा है सेकंड कॉलम के साथ, बीटा 2 पूरा। ये हमारे पास कॉलम्स के फॉर्म में लिखा हुआ था। इसको आप कॉपी पे एक बार लिख करके देखिएगा, ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको एक बार कॉपी पे करके देखोगे कि हमने इस मैट्रिक्स को कैसे लिखा है और ये कैसे इस एक्सप्रेशन में चेंज हो रही है। देन नाउ वी सी हेयर, इफ़ वी राइट दिस
दिस एज इट इज़ बीटा वन बीटा एम एज इट इज़, एंड इसको हम यदि कॉलम्स के फॉर्म में लिखें, इसको माने फर्स्ट कॉलम, इसको माने सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम इसको कॉलम फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे A1 X1, A2 X2, इन सबको प्लस कर करके हम लिखेंगे AN XN। ये हमारे पास आ गया इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ वी विल सी हेयर इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, अल्फ़ा वन XN इज इक्वल टू, इसको हम जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब बीटा वन बीटा M तक ये एंड A मैट्रिक्स ये इंटू में X1 X2 XN तक ये इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ये हमारे पास दिया गया है, ये जीरो नहीं है। देन हमारे पास दिस इज इक्वल टू जीरो, AX अगर हम माने इज इक्वल टू जीरो, एंड A इज मैट्रिक्स M क्रॉस N एंड M लेस देन N। ये हमने पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते समय देखा था, यदि M लेस देन N है तो हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। देन इफ M less than N, then we have नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा XN इसको हम जीरो करने के लिए हमारे पास सभी X1 X2 XN का हमको जीरो नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा N हमारे पास जो आए थे वो ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास थ्योरम थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक क्रोलरी। इस थ्योरम की क्रोलरी क्या कहती है, बिल्कुल इजी, टू बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये देखिए कैसे होगा, यदि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास दो बेसिस है, अल्फ़ा M ये है और बीटा वन से बीटा N मान लीजिए ये है। अब जैसे हम पहले थ्योरम में करके आए हैं, यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी सेट, यदि हमारे पास N ग्रेटर देन M है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ओके, और वैसे ही यदि हम M ग्रेटर देन N लेते हैं तो हमारे पास N लीनियरली, ये बीटा N ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जो M का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, बट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये बेसिस है, तो हमारे पास यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। सो वी कैन से दैट टू बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्रोलरी हमारे पास क्या है इसी थ्योरम का, इससे पहले हम एक बात पे डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन स्पेस ऑफ AX इज इक्वल टू जीरो, डायमेंशन इसका N माइनस R होगा, जहाँ R क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन स्पेस AX जीरो का N माइनस R होगा, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ अननोन, एंड R क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और वहाँ पर हमें ये काम आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लेम्मा। इसमें क्या कहता है, मान लीजिए S क्या है, LI सेट है V का। ओके, V कोई भी वेक्टर स्पेस है और फील्ड F, यदि ये LI सेट है एंड बीटा डज नॉट बिलोंग टू स्पेस जनरेटेड बाय S। मान लीजिए बीटा S में बिलोंग नहीं करता, मतलब बीटा S के द्वारा जनरेटेड नहीं है, देन ये लेमा कहता है S यूनियन बीटा इज आल्सो LI सेट, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, S यूनियन बीटा। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, बिल्कुल ही इजी इसका प्रूफ है। मान लीजिए लेट वी हैव लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट S हैज एलिमेंट अल्फ़ा वन अल्फ़ा M, ये एलिमेंट S में है। अब यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ये है, लेट वी हैव, मान लीजिए अल्फ़ा वन C1 प्लस अल्फ़ा टू C2 प्लस अल्फ़ा M CM प्लस B बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियरली अलजेब्रिक सिस्टम मतलब एक्सप्रेशन हमने मान लिया।
अब ये इतने पे अगर हम देखें, इसको जीरो करने के लिए हमको C1 C2 Cn जीरो ही चाहिए होंगे, क्योंकि ये Li सेट है जो कि गिवन है, ये Li सेट है। वी सी दैट इफ़ बी नॉट इक्वल टू जीरो देन बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा C1 बाई बी माइनस अल्फ़ा टू C2 बाई बी एंड as it is minus alpha m cm by b, and this says that beta belong to generated by s के एलिमेंट्स के द्वारा बीटा जनरेट हो गया, लेकिन ऐसा तो हमारे पास नहीं दिया था। बीटा डज नॉट बिलोंग टू स्पेंड बाय s, ये इसके द्वारा स्पेंड नहीं हो सकता, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। एंड इफ़ वी टेक b इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दैट s यूनियन बीटा इज Li सेट। ये था हमारे पास इसका। नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहती है, लेट W इज ए सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन एवरी Li सबसेट ऑफ W इज फाइनाइट एंड इज पार्ट ऑफ ए बेसिस फॉर W। इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम ये है। इसने बोला कि W सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, V का, देन एवरी Li सबसेट। अब देखिए कोई भी Li सबसेट, मान लीजिए हमारे पास S0 एक Li सबसेट है ऑफ W इज फाइनाइट, ये हमने प्रूव करना है। S इज Li सबसेट ऑफ W, देन एज W इज सबस्पेस ऑफ V विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट। अब W सबस्पेस है V का, W V का सबस्पेस है, तो वहाँ पे कोई S सबसेट होगा ऑफ W कंटेनिंग S0 एंड S इज आल्सो ए सबसेट ऑफ V। यदि S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट W का यदि है और वो S0 को कंटेन करता है, जो हमने स्टार्टिंग में माना था S0, तो जो S है वो यदि W का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो वो V का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। अब V क्या है, V फाइनाइट डायमेंशनल है, डायमेंशन ऑफ V फाइनाइट है। इसका मतलब मान लीजिए n डायमेंशन यदि है तो n से ज़्यादा एलिमेंट वाले कोई भी सेट उसमें आएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जैसा हम पहले थ्योरम में करके आए हैं। यदि इससे ज़्यादा एलिमेंट वाला हम कोई भी सेट लेंगे वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यदि और लीनियरली S यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और V का सबसेट है तो S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, लेस देन n होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S लेस देन n होगी, इसका मतलब फाइनाइट हो गए। और S0 है जो वो इसमें कंटेन करता है S में, तो S0 भी फाइनाइट होगा। पहली बात तो हमारी प्रूव हो गई कि एवरी Li सबसेट ऑफ W इज फाइनाइट। और सेकंड में क्या है कि इसने बोला इज ए पार्ट ऑफ बेसिस फॉर W। मान लीजिए कोई भी B मान लीजिए, B W के लिए बेसिस है, बेसिस फॉर W है हमारा B। यदि B पूरे को B जनरेट W, देन B मान लीजिए कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, बेसिस तो सॉरी हमको ये तो हमको प्रूव करना है। मान लीजिए B कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है ऑफ W का। इफ़ B जनरेट W, ये साइन हम जनरेटर के लिए स्पैनिंग ऑफ सेट के लिए इसको यूज करते हैं। इफ़ B जनरेट W देन B इज बेसिस फॉर W, फिर तो हमारा काम हो गया। यदि B बेसिस नहीं है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा बीटा 1 कंटेन्ड इन V सच दैट B यूनियन बीटा इज Li, जो इसमें स्पैन नहीं होगा, B के द्वारा स्पैन बीटा नहीं होगा। बीटा 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस। ओके, ऐसे ही जैसे हमने पहले लेमा में हमने ये प्रूफ किया है, ऐसे ही हम बीटा 1 बीटा 2 लेते जाएंगे और एक एक कंडीशन के एक बीटा n के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, B यूनियन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा n हमारे पास ये पूरी बेसिस बन जाएगी W के लिए। तो हमारा B क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ बेसिस फॉर W। ये हम जैसे ये पार्ट ऑफ बेसिस फॉर W ये हमने थ्योरम में लिखा था। ये थ्योरम ये मतलब उसका पार्ट बन जाएगा बेसिस का, यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये ध्यान से देखिए, बहुत काम की चीज़ है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है सबस्पेस का वो उसकी बेसिस का पार्ट होता है। और यदि सबस्पेस है जो फाइनाइट डायमेंशनल का स्पेस है तो वो उसके डायमेंशन भी फाइनाइट होंगे, ये इसने बोला है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसकी क्रोलरी।
क्रोलरी में क्या बोलता है, मान लीजिए W एक सबस्पेस है, W इज सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, मान लीजिए इसको है, ठीक है। तो W फाइनाइट डायमेंशनल होगा, इसने बोला W इज फाइनाइट डायमेंशनल। ये कैसे होगा? अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमारी बेसिस है जो उसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो फाइनाइट होते हैं और वो इसमें कंटेन भी करते हैं, जबकि ये फाइनाइट है। तो जो W को कंटेन करने, जो W की जो बेसिस बनेगी वो फाइनाइट नहीं होगी, विच इम्प्लाइज W इज फाइनाइट डायमेंशनल। सिंपल सी बात है, W की जो बेसिस बनेगी वो फाइनाइट होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी और इसका सबसेट होगी, वो फाइनाइट ऑटोमेटिकली होगी। यदि वो इम्प्रॉपर हुआ, W V के बराबर हुआ, तो वैसे ही V फाइनाइट डायमेंशनल है तो भी फाइनाइट। और यदि W इम्प्रॉपर सबस्पेस हुआ वेक्टर स्पेस V का, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यानी कि बेसिस में आएंगे वो लेस देन होंगे V के डायमेंशन ऑफ V से लेस देन होंगे, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल हुआ। और डायमेंशन ऑफ W है जो, वो डायमेंशन ऑफ V से लेस देन होगा यदि ये प्रॉपर सबस्पेस यदि ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी एक पॉइंट ये बोलता है कि इन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एवरी नॉन एम्प्टी, ये देखिए वही बात कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट इज पार्ट ऑफ बेसिस, जैसा हम थ्योरम में हमने किया है। देखिए वेक्टर स्पेस V का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट यदि कोई सब सेट है, उसको हम बेसिस तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस तक, ऐसा हम पहले लेमा में प्रूव कर चुके हैं। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट हम ले लेंगे जो उसके एलिमेंट से स्पैन नहीं हो रहा है, और यदि वो उसके एलिमेंट से स्पैन नहीं हो रहा है तो उसकी बेसिस में आ जाएगा, लेमा में हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि A कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मान लीजिए A कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, सॉरी n क्रॉस n मैट्रिक्स यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो इसकी रोज हैं, रोज ऑफ ए आर एल आई इन एफ एन में वो एल आई है। पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए, यदि रोज ऑफ ए एल आई है, सभी रो एल आई है, एन क्रॉस एन की है, तो उसमें एन रोज एल आई होंगी, नंबर ऑफ एल आई रोज इज एल आई एन, सॉरी एन नंबर होगा। और एफ एन में भी क्या होता है, एन नंबर से, मतलब एफ एन का डायमेंशन भी एन होता है, मतलब बेसिस एन होती है। तो ये W जो, ये जो रो स्पेस मान लिया इसका W है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एन के। एफ एन में बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है हम सभी को पता है, 1 0 0, इसको एप्सिलॉन 1 से डिनोट करते हैं, 0 1 0 0 इसको एप्सिलॉन 2 से डिनोट करते हैं, और लास्ट में जो होता है 1 उसको एप्सिलॉन n से डिनोट हम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बोला है कि A इज इन्वर्टिबल, A को इन्वर्टिबल बोला है, हमको प्रूव करना है, वी शैल प्रूव A इज इन्वर्टिबल। अब जो इसकी जो बेसिस है, ये Fn की बेसिस इसके ये इक्वल है, तो जो Fn के जो एलिमेंट्स होंगे एप्सिलॉन i, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n, ये सब उसकी बेसिस, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उसकी रोज का, A की रोज का, क्योंकि A का जो स्पेस है वो Fn के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A वाले को हम इसके Fn से जनरेट करते हैं और Fn वाले को इसके एलिमेंट से जनरेट करेंगे, इसकी रोज एलिमेंट, इसके रोज स्पेस से, मतलब इसके रोज स्पेस में क्या आ रहा है, इसकी रोज आ रही है, तो इसकी रोज के उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम डिनोट कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ये बनाएगा Bij j इक्वल टू 1 to n, एंड इसमें मतलब ये अल्फ़ा है ना, इसकी रोज हमने अल्फ़ा मानी है, अल्फ़ा j, और i भी मूव होगा 1 से n तक। ओके, ये हमारे पास होगा। अब जो यहाँ मैट्रिक्स जो बनेगी, मान लीजिए यहाँ ये देखिए 1 0 0, ये इसके डायमेंशन भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके डायमेंशन है 1 क्रॉस n, और इसके डायमेंशन हो गए n क्रॉस, मतलब Bij, इसके डायमेंशन भी 1 क्रॉस n होंगे, क्योंकि Bij कोई भी एलिमेंट होगा और अल्फ़ा i जिसकी रोज हैं तो इसके भी 1 क्रॉस n होंगे। अब यदि हम अल्फ़ा n तक इसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं, ये जो पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगी, इसको हम क्या लिखेंगे,
आई पे भी यदि हम समेशन यहाँ पर लगा दें तो इसको हम लिखेंगे बी इंटू में ए मैट्रिक्स, जहाँ अल्फ़ा जे इसकी रोज़ हैं। ओके, इसकी रोज़ हैं, मतलब अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन, ये इसकी रोज़ हुई। और अल्फ़ा आई के है, व्हाट इज़ अल्फ़ा आई? अल्फ़ा इज बी आई जे, और इनका इनके साथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा आई जे इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, बी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा आई जे। अब जो ये बी मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेगी, देखिए बी ए हमारे पास आई आ रहा है, इसका मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ए इन्वर्स क्या है, बी है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इससे अगली हमारी जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, रैंक नलिटी थ्योरम। Thanks guys, thanks for watching this video. Subscribe our channel for more videos on linear algebra and on higher mathematics. Thanks, bye bye, tata.